हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्या क्या देखेंगे, पहले हम लोग उसके बारे में जान जाते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा सिलेबस देखेंगे। मतलब हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। ओके दोस्तों, पहले हम फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे। जब मेरा फ्लो चार्ट जब खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने के बाद फिर हम MCQ लगाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। पहले हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे हम लोग जानेंगे। इसमें कौन कौन सा स्थान है और ये इसका काल कब से कब तक था, इसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईस्वी तक है। और इसमें हम मुख्य रूप से हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चनहुंदड़ो, इन सभी स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर हम आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन में हम क्या कहते हैं, सड़कें, मकान, स्नानागार, जल निकासी। फिर आर्थिक व्यवस्था में हम देखेंगे कृषि, व्यापार, मुद्राएं, धातु कर्म। फिर हम धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। पशुपतिनाथ महादेव थे, मातृ देवी थी, पशु पूजा कैसे होता था। फिर हम लिपि एवं लेखन देखेंगे। इसमें चित्रलिपि, फिर जो अपठनीय थी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के मुहरों और लिपियों को कोई पढ़ नहीं सका है, ये अपठनीय थी, इसको कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। फिर हम नीचे देखते हैं क्या क्या दिया गया। फिर यहाँ पर हम प्रमुख कलाकृतियों के बारे में जानेंगे। फिर हम कांस्य नर्तकी, पशुपति के मुहर के बारे में जानेंगे। फिर हम मनके तथा मूर्तियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ से प्रमुख अवशेष क्या क्या मिले थे, पर महान स्नानागार, कुएं, अनागार, ये सब के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर देखेंगे लास्ट में हम लोग सभ्यता का पतन कैसे हो गया, प्राकृतिक आपदा देखेंगे, जलवायु परिवर्तन देखेंगे, आक्रमण का सिद्धांत देखेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप लोग के बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले स्थान के बारे में जानेंगे, फिर उसके काल के बारे में, फिर नगर नियोजन, फिर आर्थिक व्यवस्था, फिर धार्मिक जीवन, फिर लिपि एवं लेखन, फिर प्रमुख कलाकृति, फिर प्रमुख अवशेष, फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन। इसके बाद हम खत्म हो जाएगा। फिर देखिए इसका डिटेल्स यहाँ दिया हुआ है कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। नगर नियोजन, सुव्यवस्थित सड़कें, पक्की ईंटों तथा मकान, जल निकासी प्रणाली। आर्थिक जीवन में हम कृषि, गेहूं, जौ, व्यापार, मेसोपोटामिया से संबंध, मुद्राएं आदि, धातु कर्म के बारे में जानेंगे। धार्मिक जीवन, शिव पशुपतिनाथ, मातृ देवी, पशु पूजा, कोई मंदिर नहीं थी यहाँ पर। लिपि और लेखन, चित्रलिपि के बारे में जानेंगे। अपठनीय जो थी लगभग 400 से 500 चिन्ह के बारे में जानेंगे। प्रमुख कलाकृतियाँ, जो कांस्य की नर्तकी थी, पशुपति के मुहर, मन के मूर्तियाँ। फिर हम प्रमुख अवशेष, महाना, स्नानागार, अनागार, कुएं, सड़कें के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए चलते हैं इसका शॉर्ट नोट्स। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा वीडियो से, या इसका हम PDF दे देंगे टेलीग्राम से, आप लोग जाकर डाउनलोड करके लिख लीजिएगा। एग्जाम में रिवीजन टाइम, शॉर्ट रिवीजन टाइम में बहुत ही आप लोग को फ़ायदा पहुँचाएगा ये। पहले हम जानते हैं सभ्यता का पतन, प्राकृतिक आपदा। देखिए ये जो था ना, फिर हम सब लास्ट में ये सभ्यता का पतन था, प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन और बाहरी आक्रमण। यह फ्लो चार्ट इन रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख पहलुओं को एक नज़र में समझने में मदद किया। आप लोग को समझ में आया कि हम लोग एक नज़र में देख लिए हम लोग क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव लिखने में बहुत ही हेल्प आएगा। ईंटें, मनके, अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता का परिचय देखते हैं। अब हम चैप्टर पर चलते हैं। परिचय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसको हम
सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये एक प्रश्न यहाँ पर आ गई, ये पूछ सकता है। हड़प्पा सभ्यता को हम अन्य नाम से जानते हैं, वो नाम कौन कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा पाकिस्तान में की थी। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक फूली। चलिए हम आगे चलते हैं। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता, ब्रोन एज सिविलाइजेशन। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज जब ये सभ्यता चल रही थी, यहाँ पर कांस्य का खोज हुआ था। कांस्य कैसे बनता है? तांबा और टीन को मिलाकर, तांबा प्लस टीन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक में दिया गया है प्रमुख स्थलों की खोज और स्थान। प्रमुख स्थलों की खोज और स्थान। नगर निर्माण और योजनाबद्ध ढांचा। नगर नियोजन का निर्माण और योजनाबद्ध ढांचा। पहले हम जानते हैं नगर का निर्माण कैसे हुआ हड़प्पा काल में। नगरों का निर्माण समानांतर सड़कों के आधार पर हुआ था। यहाँ पर एक ऊपर में टॉपिक था दोस्तों, प्रमुख स्थलों की खोज और स्थान। यहाँ पर छूट गया है, हम आप लिखवा लेते हैं। यहाँ की प्रमुख स्थलें कौन कौन सी थी? हड़प्पा थी। कौन कौन थी दोस्तों? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, ये सब आपका यहाँ का महत्वपूर्ण स्थल थी। आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चंदहुंदड़ो इत्यादि। नगर निर्माण योजनाबद्ध ढांचा देखते हैं हम लोग दोस्तों। हम आप लोग को ना एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, हम सारा टॉपिक इसमें आपको कवर कर रहे हैं। आप लोग को लास्ट में पूरा चैप्टर का निचोड़ आ जाएगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें दिया गया नगरों का निर्माण जो कि समानांतर सड़कों के आधार पर हुआ था। सड़कें 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी। सड़कें कैसी थी? 90 डिग्री के कोण पे थी, जो एक दूसरे को काटती थी। ऐसे 90 डिग्री कोण, मतलब तिरछा नहीं था, ये था, ऐसे था, 90 डिग्री के कोण पे थी दोस्तों। आगे हम चलते हैं, मुख्य भाग में देखते हैं ऊपरी नगर सीटाडेल। यह ऊंचाई पर स्थित था। ऊपरी नगर कहाँ? जिसको दुर्ग बोला जाता है, और शासकों तथा उच्च वर्ग के लोगों का निवास स्थान था। शासकों तथा उच्च लोगों का निवास स्थान कौन था? ऊपरी नगर, जिसको दुर्ग बोला जाता है, दुर्ग। इसमें विशाल स्नानागार और अनाज भंडार भी था। यहाँ पर विशाल स्नानागार और अनाज भंडार भी था। निचला शहर, जिसको लोअर टाउन बोला जाता है, यहाँ सामान्य लोग रहते थे और यहाँ मकान पक्की ईंटों से बने थे। पर दुर्ग पर कौन रहता था? शासक वर्ग, राजा रहता था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ जल निकास प्रणाली कैसी थी? प्रत्येक घर से नालियाँ जुड़ी थी, जिनमें ढक्कन लगे होते थे। यहाँ विशाल स्नानागार था जो मोहनजोदड़ो में स्थित था। यह 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा था। इसमें जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा था? अर्थव्यवस्था कृषि था। मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, चना, सरसों, कपास का सबसे पहला उपयोग यहाँ पर हुआ था, कपास का। यहाँ कालीबंगा से हल के निशान मिले हैं, जो कि कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। लोथल में धान के अवशेष मिले हैं। लोथल से क्या मिला है? धान का अवशेष। कालीबंगा से राजस्थान में है। व्यापार स्थानीय और विदेशी दोनों से था। प्रमुख व्यापारी केंद्र लोथल और मोहनजोदड़ो थे। प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन था? लोथल और मोहनजोदड़ो। बहुत ही शॉर्ट तरीके में आपको पूरा चैप्टर का रिवीजन करवाया जाएगा यहाँ पर दोस्तों। इसको आप नोट्स कीजिएगा तो 2 पेज में आएंगे, जरूर इसको नोट्स करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से इराक से था। मेसोपोटामिया को इराक बोला जाता है। आप वर्तमान में इराक को मेसोपोटामिया बोला जाता था,
देखिए प्राचीन में मेसोपोटामिया बोला जाता था, पर वर्तमान में इराक बोला जाता है मेसोपोटामिया को। फारस ईरान को बोला जाता है। मुद्राएं नहीं थी, बटई पर थी, बार्टर सिस्टम से व्यापार होता था। उद्योग और हस्तलिखित, मिट्टी के बर्तन, मुहरे, कपास की बुनाई, मन के निर्माण प्रसिद्ध थे। कांस्य और तांबे से हथियार और औजार बनाए जाते थे। यहाँ पर किस चीज़ से औजार बनता था? कांस्य और तांबे से। यहाँ पर यातायात का साधन कैसा था? बैलगाड़ी और नावों का उपयोग होता था। लोथल में गोदी थी जिससे समुद्री व्यापार होता था। आप लोग को बता दें दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था वो लोथल में था। बंदरगाह लोथल में था, जो कि समुद्री व्यापार होता था यहाँ से। समाज और धर्म कहाँ कैसा था यहाँ पर? हड़प्पा समाज में अमीर और गरीब का अंतर कम था। पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार थे। लोग मोहरों पर अंकित चित्रों और मूर्तियों की पूजा करते थे। यहाँ का धर्म कैसा था? पशुपति महादेव की पूजा करते थे। शिल पर त्रिमुखी देवता की आकृति मिली। शिल पर त्रिमुखी देवता की आकृति मिली थी। मातृ देवी की पूजा होती थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक कैसा था दोस्तों? मातृसत्तात्मक। पीपल के वृक्ष में साढ़ बुल को पवित्र माना जाता है। यज्ञ और मंदिरों को प्रमाण नहीं मिले यहाँ से। हड़प्पा सभ्यता के लोग यज्ञ और मंदिर नहीं का परिमाण, मतलब वहाँ के लोग पूजा नहीं करते होंगे मंदिरों में, इसलिए नहीं मिला। क्योंकि ये वैदिक सभ्यता में मिलता है। इसे नेक्स्ट या 3rd चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा आप लोग को। लिपि और लेखन प्रणाली, यहाँ पर लिपि और लेखन प्रणाली देखेंगे। हड़प्पा की लिपि जो चित्र लिपि थी, लेकिन अभी तक ये पढ़ी नहीं जा सकी। मोहरे पर यह लिपि पाई गई है। ब्राह्मणी और ख्रोष्टी लिपि से इसकी तुलना की जाती है। ब्राह्मणी और ख्रोष्टी लिपि से तुलना की जाती है हड़प्पा की लिपियों की। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में हम देखते हैं। संभावित कारण क्या क्या थे? बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों हम देखते हैं, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सिंधु नदी के प्रवाह में बदलाव आ गया, उसके कारण इसका जलवायु परिवर्तन हो गया, बाढ़ आ गया। सुखाड़ और अकाल, और जलवायु परिवर्तन से कृषि प्रभावित हुई, इसके कारण अकाल पड़ गया और मतलब लोग मर गए। ये कैसा मतलब नियम हो गया? देखिए आप ही, मतलब बहुत सारा इसका संभावित कारण मिले हैं, पर कोई सटीक नहीं मिलते हैं। आर्यों का आक्रमण, कुछ विद्वान का मानना है कि आर्यों ने हड़प्पा का नष्ट कर दिया। महामारी और आंतरिक संघर्ष, मतलब आंतरिक झगड़े और बीमारियों के कारण लोग शहर छोड़कर चलेंगे। एक जगह बीमारी फैलेगी तो पूरा शहर को बर्बाद कैसे कर सकती है? यहाँ पर मान के चलिए, पर बीमारी कर सकती है मान के चलिए, पर ये सुखाड़ अकाल आया, जलवायु परिवर्तन से कृषि प्रभावित हुई, पर तो ये सिंधु नदी के किनारे बसी थी ना। मतलब निम्न कारण है इसका निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। योजना बंद नगर निर्माण, विकसित जल निकास प्रणाली, व्यापारिक गतिविधियां इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। इसका पतन कई कारणों से हुआ, लेकिन इसके विशेष अवशेष आज भी भारतीय इतिहास के महान धरोहर हैं। हड़प्पा सभ्यता पूरा विश्व में पहली शहरी सभ्यता थी। ओके दोस्तों, चलिए इसका हम इम्पोर्टेंट MCQ कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिंधु नदी और यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी बताइए दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी, और 1922 में RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 1922 में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता में पाटलिपुत्र कहाँ से आ गया, बनारसी कहाँ से आ गया? मोहनजोदड़ो था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका।
मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। यहाँ महान स्नानागार मिला है। यहाँ से महान स्नानागार मिला है। हड़प्पा सभ्यता के नगर किस रूप से जाने जाते हैं? ग्रामीण नगर थे, किलाबंद नगर थे, साम्राज्यवादी नगर थे, व्यापारिक नगर थे। ये एक व्यापारिक नगर, साम्राज्यवादी नगर, किलाबंद नगर और ग्रामीण नगर। हड़प्पा सभ्यता के नगर किस रूप से जाने जाते हैं? इसमें तो किलाबंद नगर था, ये चारों तरफ से घिरा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगर एक विशेष प्रकार की योजना के तहत बनाए गए थे, जिन्हें ऊंचे दुर्ग और किलेबंद नगर होते थे। इसी को किलेबंद नगर कहा जाता था। सॉरी दोस्तों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मणी थी, देवनागरी थी, अज्ञात चित्रलिपि थी और अरबी लिपि थी। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, इसका लिपि पढ़ा नहीं गया था, ये अज्ञात थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आंसर दिख रहा है दोस्तों, हम जान से दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग पढ़ के खुद से मतलब रिवीजन कर सकें। आप लोग का हम अलग से इसका लेंगे MCQ, उसमें आपको नहीं दिखेगा। हाँ, व्याख्या हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी, जिसे अभी तक पूरा पढ़ा नहीं जा सका है। चलिए चलते हैं सिक्स क्वेश्चन में पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने घरों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? लकड़ी का, पत्थर का, पक्की ईंटों का? पक्की ईंटों का करते थे दोस्तों, पक्की ईंटों का करते थे। इसका राइट ऑप्शन सी होगा। ये व्याख्या देख लेते, व्याख्या को बार बार छोटा करना पड़ा, इसलिए हम आंसर दिखा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से अपने घरों को बनाते थे और जो एक समान आकार की होती थी। चलिए चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर में पूछा गया है मोहनजोदड़ो में मिले महान स्नानागार का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ये धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया था। इसका राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। महान स्नानागार एक विशाल जलाशय था जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठानों मतलब कोई त्यौहार और कार्यक्रम के लिए किया जाता था, जहाँ पर लोग एक साथ नहा सकते थे। इसमें चारों तरफ से सीढ़ियाँ भी थी। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? गेहूँ और जौ, ये प्रमुख फसल थी दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूँ और जौ उगाते थे, जो खुदाई में मिले प्रमाणों से सिद्ध हुआ है। सबसे पहले गेहूँ और जौ कहाँ उगाया गया था? हड़प्पा सभ्यता में। इसे भी पहले उगाया गया था पूरा पाषाण काल में, पर आपका सिलेबस के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? कांस्य से की थी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मोहनजोदड़ो में मिली नर्तकी की मूर्ति कांस्य से थी, मतलब तांबा और कांसा को मिलाकर बनाया गया था। उस समय की धातुकर्म कला को दर्शाती है। ये मूर्ति जो थी ना, उस समय का काला कर्म को दर्शाती है। द लास्ट क्वेश्चन है ये। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? पशुपतिनाथ। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग तीन मुखी देवता पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, जो इसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। देखिए आपको हम बता देते हैं, लास्ट में कंक्लूजन है ये। परीक्षा में सफलता के लिए सुझाव है आपको, आप किताब पढ़ सकते हैं, रोज MCQ का प्रैक्टिस करिए, पिछले वर्षों का प्रश्न पल हल कीजिए, अभी से ही करिएगा तो और अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको जब चैप्टर पढ़िएगा ना, तो अभी जो आप प्रीवियस ईयर लगाए रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि यहाँ से सवाल आ रहे हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। महत्वपूर्ण तिथियाँ और स्थल को याद करिए, मतलब रिवीजन। हिस्ट्री क्या है, रिवीजन जितना बार कीजिएगा खुद याद हो जाएगा, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसमें हम आप लोग को क्या क्या पढ़ाएं आज? पहले हम आप लोगों को फ्लो चार्ट पढ़ाएं, फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाएं इसमें क्या क्या है फ्लो चार्ट से। फिर आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन किए, फिर आप MCQ का प्रैक्टिस कर लिए। इतना सारा आप एक चीज़ एक बार में कर लिए, आपको अब क्या चाहिए दोस्तों? और जो ये शॉर्ट नोट्स बीच में बताए हैं, इसका PDF टेलीग्राम पे है, इससे आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और इससे
अपना कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। खूब से खूब ये 2 पेज का होगा, 1 या 2 पेज का पूरा सार है इसमें, इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।